चलो स्टार्ट करें। पिछली क्लास तक मैंने है ना आप लोगों को इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन फैसिलिटी तक बता दिया। ठीक है, इंटरेस्ट फ्री या फिर कंसेशनल लोन फैसिलिटी तक। ठीक है, अब आज की क्लास में अपन है ना इसके बाद का जो परक्यूजिट है उसको कंटिन्यू करते हैं। क्या नाम है इसका? फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बिवरेज। फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बिवरेज। यहां पर आप लोगों को देखना है कि अगर टी या स्नैक मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है? टी या स्नैक, उसको रिफ्रेशमेंट भी बोलेंगे, तो ये क्या होगा? एग्जेम्प्ट। लेकिन कंडीशन लिखी हुई है, दिस एग्जेम्पशन नॉट अवेलेबल टू एम्प्लॉय ऑप्टेड इन 115 बीएसई। मतलब अगर न्यू रिजिम में है तो ये वाला एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, और अगर लंच फैसिलिटी मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है? लंच फैसिलिटी, तो आपको देखना पड़ेगा फिर से दो कंडीशन। क्या देखना पड़ेगा कि वो लंच फैसिलिटी कहाँ मिली है? रिमोट एरिया में मिली है या फिर कोई ऑफशोर इंस्टॉलेशन साइट में मिली हुई है, तो क्या हो जाएगी वो? एग्जाम। और कोई अदर केस है, अदर केस बोलने का मतलब अगर वो ऑफिस या बिजनेस प्रीवाइस में मिल रही है या किसी पेड वाउचर के थ्रू मिल रही है, और वो पेड वाउचर कैसा होना चाहिए? नॉट ट्रांसफरेबल वाला होना चाहिए। तो उस केस में फूड फैसिलिटी की टैक्सेबिलिटी कैसे निकालोगे, मतलब उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कुछ ना कुछ खर्चा कर रहा होगा, ये हमेशा आपको कहाँ मिलेगा? क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, ये ले लो। लेस, इसमें एग्जेम्प्ट होगा। एग्जेम्प्ट क्या होगा? जितना एम्प्लॉयर खर्चा किया पहले उतनी ही अमाउंट ले लो, या फिर मैक्सिमम लिमिट 50 रुपया पर मील, 50 रुपया पर मील, ये दोनों में जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। माइनस अगर एम्प्लॉयर कुछ एम्प्लॉय के सैलरी में से चार्ज कर रहा है या रिकवर कर रहा है तो ये माइनस कर दो, ये अमाउंट में ये दोनों माइनस कर दो, तो जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ लंच फैसिलिटी। इसमें एक चीज याद रखने वाली है, 50 रुपए पर मील वाला ये लिमिट है। ठीक है, ये अपने मन से नहीं, ये रूल में लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से हमने लिया है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका फूड फैसिलिटी। इसमें किसी को कोई डाउट है? बहुत ईजी है। ठीक है, आगे कुछ पढ़ा है लिखा है, पढ़ो। इन केस ऑफ पेड वाउचर, पेड वाउचर अगर मिल रहा है ना, तो पेड वाउचर की जो एग्जेम्पशन है वो अप्लाई नहीं होगी। कब? अगर उसने न्यू स्कीम लेके रखी हुई है तो। ठीक है, फूड फैसिलिटी में न्यू स्कीम दो बार आ गया। कब? अगर टी स्नैक मिलेगा तो इसका एग्जेम्पशन नहीं होगा न्यू स्कीम में। ठीक है, टी स्नैक वाला। और अगर पेड वाउचर के थ्रू उसको सुविधा मिल रही है खाने की, तो उस केस में न्यू स्कीम वाले में एग्जेम्प्ट नहीं होगा, बाकी सब में एग्जेम्प्ट होगा। क्लियर है? ये हो गया फूड फैसिलिटी। अब इसके बाद बात करेंगे 9th नंबर में, ट्रेवलिंग, टूरिंग, एकोमोडेशन एंड एनी अदर एक्सपेंसेस फॉर हॉलीडे। ट्रेवलिंग, टूरिंग, एकोमोडेशन एंड एनी अदर एक्सपेंसेस फॉर हॉलीडे। मतलब एम्प्लॉयर जो है ना, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का ट्रेवलिंग का, टूरिंग का या एकोमोडेशन का या कोई और खर्चा हॉलीडे के दौरान बियर कर रहा है। ठीक है, तो देखना है टूर कैसा है, ऑफिशियल टूर है कि पर्सनल टूर। ऑफिशियल टूर अगर होगा, अगर क्या होगा? ऑफिशियल टूर होगा तो, और एक्सपेंस देखो, ऑफिशियल टूर होगा ना तो कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉय खुद तो जाता है और कभी अपने फैमिली मेंबर को भी लेके चले जाता है, अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो। अगर ऑफिशियल टूर का पैसा जो है एम्प्लॉयर खर्चा उठा रहा है, तो एम्प्लॉय के ऊपर किया गया खर्चा का वैल्यू क्या आ जाएगा? नील, क्योंकि ऑफिस से संबंधित जा रहा होगा वो। लेकिन ऑफिशियल टूर में अगर एम्प्लॉय अपने साथ में अपने किसी फैमिली मेंबर को लेके जाता है, तो एम्प्लॉयर जो है फैमिली मेंबर के ऊपर जो खर्चा किया होगा, फैमिली मेंबर के ऊपर, वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें माइनस कौन सी अमाउंट कर देंगे? अगर उसके सैलरी से कोई अमाउंट रिकवर की गई है तो। ठीक है, एम्प्लॉय के ऊपर किया गया खर्चा इन केस ऑफ ऑफिशियल टूर एग्जेम्प्ट, मतलब नील, इसकी वैल्यू लेनी ही नहीं है। लेकिन फैमिली मेंबर भी साथ में गया है तो फैमिली मेंबर के ऊपर किया गया खर्चा वो लेना है, और माइनस क्या कर देना है? अगर कोई अमाउंट उसमें रिकवर करेगा तो, सैलरी से काट लेगा तो। ठीक है, और अगर पर्सनल टूर है तो, अगर पर्सनल टूर है तो आपको देखना है कि वो जो फैसिलिटी है, वेदर सच फैसिलिटी इज मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर इज नॉट अवेलेबल यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉय। मतलब वो जो फैसिलिटी है जो एम्प्लॉयर दे रहा है, वो फैसिलिटी सारे एम्प्लॉयज के लिए यूनिफॉर्मली अवेलेबल नहीं। यूनिफॉर्मली मतलब, यूनिफॉर्म मतलब किसी के लिए कुछ और रूल है, किसी के लिए कुछ और, मतलब फैसिलिटी किसी के लिए और कुछ फैसिलिटी है किसी के लिए और, तो यूनिफॉर्मली एक जैसी फैसिलिटी नहीं है सबके लिए। तो उस केस में आप कैसे निकालोगे परक्विजिट की वैल्यू?
वैल्यू ऑफ सच फैसिलिटी ऑफर्ड बाय अदर एजेंसी, मतलब जो ऐसी एजेंसी टूर ट्रेवल का काम करती होगी, वो कुछ पैकेज वगैरह देती होगी, इसकी कुछ वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू ले लो माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर यूनिफॉर्मली नहीं है तो वेदर सच फैसिलिटी इज मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर इज अवेलेबल यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉय के लिए यूनिफॉर्मली अवेलेबल है, तो एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, जितना एम्प्लॉयर ने खर्चा किया वो माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम सैलरी या एम्प्लॉय। हाँ पैकेज मिलता है हाँ, तो टूर एंड ट्रैवल के लिए उसमें अब यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय तो आया नहीं ना, हाँ वहां पे बात किसकी हो रही है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की बात हो रही है। तो एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉय को अगर एम्प्लॉयर कोई टूर ट्रैवल वाली फैसिलिटी दे रहा है, ठीक है, और वो फैसिलिटी सारे एम्प्लॉय के लिए एक जैसी नहीं है, ठीक है, तो उस केस में परक्विजिट की वैल्यू निकालने के लिए हम अदर एजेंसी की वैल्यू देखेंगे कि अदर एजेंसी इतनी ऐसी फैसिलिटी का क्या रुपए चार्ज करती है, तो वो वैल्यू ले लो और माइनस जितना उसके सैलरी से रिकवर करेगा एम्प्लॉयर वो ले लो, तो ठीक है, इन दोनों को माइनस करने के बाद टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट आ जाएगा। और अगर वो फैसिलिटी एम्प्लॉयर मेंटेन करता है और यूनिफॉर्मली सबके लिए अवेलेबल है, तो उस केस में जो एम्प्लॉयर ने खर्चा किया है वो ले लो माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, ट्रेवलिंग, टूरिंग, एकोमोडेशन एंड एनी अदर एक्सपेंसेस फॉर हॉलीडे। क्लियर है? चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, 10th नंबर में आ जाओ। गिफ्ट, गिफ्ट इट इंक्लूड्स गिफ्ट वाउचर एंड टोकन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन और अदरवाइज, मतलब कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉय के यहाँ कोई ऐसा ओकेजन आया, सेरेमनी वगैरह आई, तो उस केस में एम्प्लॉयर पहुंच गया वहां पे, ठीक है, तो एम्प्लॉयर को गिफ्ट, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देगा, तो जो गिफ्ट देगा ना, तो आपको देखना है वो गिफ्ट चाहे मूवेबल हो या कैश हो, कैसा भी गिफ्ट हो, ठीक है, मैं इमूवेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मूवेबल और कैश की बात कर रहा हूँ। अगर वो गिफ्ट की वैल्यू 5000 से ज्यादा नहीं है, अप टू 5000 है, तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या हो जाएगा, नील। और अगर उस गिफ्ट की वैल्यू 5000 से ज्यादा है, तो उस केस में वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट ऑफ सच गिफ्ट। ऐसा नहीं है कि गिफ्ट मिला है 10,000 का और 5,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट है तो 10 - 5 कर दो, ऐसा नहीं है। 5,000 तक है तो पूरा एग्जेम्प्ट, और 5,000 से ऊपर है तो पूरा टैक्सेबल। क्लियर है? उसके बाद चलो 11th नंबर में देखो, क्रेडिट कार्ड और एड ऑन कार्ड फैसिलिटी। अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को क्रेडिट कार्ड या एड ऑन कार्ड के नाम से कोई फैसिलिटी देके रखी हुई है, क्रेडिट कार्ड समझते हो ना, तो देखना है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे परक्विजिट की। अगर एम्प्लॉय उसका पूरा पैसा कहाँ खर्चा कर देता है, अपने ऑफिस खर्च, ऑफिस में निकाल देता है, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जाम लेना ही नहीं है, क्योंकि अपने लिए तो यूज नहीं किया। और एम्प्लॉय अगर उसको पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो आपको देखना है अमाउंट स्पेंट बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने कितना अमाउंट स्पेंड किया, खर्च किया उस क्रेडिट कार्ड से, वो ले लो। प्लस मेंबरशिप फीस अगर कुछ क्रेडिट कार्ड वाले चार्ज कर रहे हैं तो वो भी जोड़ दो, ठीक है, माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, कितना अमाउंट रिकवर हुआ वो, तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, टैक्सेबल वैल्यू। क्लियर है? ये हो गया क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। इसमें किसी को कोई डाउट? जो एम्प्लॉय ने अमाउंट खर्च किया वो ले लो क्रेडिट कार्ड से, मेंबरशिप फीस या एनुअल फीस ले लो, माइनस क्या कर दो, उसकी सैलरी से अगर कुछ रिकवर किया गया हो तो वो ले लो, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ऑफिशियल पर्पस वाला तो पूरा एग्जेम्प्ट, और ये वाला पूरा ऐसे करके टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे क्लब फैसिलिटी। क्लब फैसिलिटी, क्लब फैसिलिटी, क्लब समझते हो, लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, स्पोर्ट्स क्लब है, कोई हेल्थ क्लब है, जो भी है, ठीक है। अगर वो क्लब वेदर द एम्प्लॉयर हैज ऑब्टेन्ड कॉर्पोरेट मेंबरशिप ऑफ द क्लब, मतलब वो जो क्लब है ना, वहां की कॉर्पोरेट मेंबरशिप एम्प्लॉयर ने लेके रखा है, मतलब एम्प्लॉयर ने इकट्ठा मेंबरशिप ले ली और एम्प्लॉयर के जितने भी एम्प्लॉय है सब जाके वहां का क्लब का बेनिफिट उठाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट मेंबरशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट मेंबरशिप। अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय लोगों के लिए कोई कॉर्पोरेट मेंबरशिप टाइप का क्लब में लेके रखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, देखते हैं आगे। वेदर सच फैसिलिटीज होली और एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पस, अगर कोई क्लब की फैसिलिटी ली है लेकिन पूरा पूरा उसका बिजनेस पर्पस है, या फिर वेदर सच क्लब इज हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स क्लब एंड सच फैसिलिटीज प्रोवाइडेड
यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉय। पहले नंबर पर क्या बोलता है, कॉर्पोरेट मेंबरशिप लेके रखा है एम्प्लॉयर ने। दूसरे नंबर पर क्या बोलता है, पूरा बिजनेस पर्पस वाला क्लब है। तीसरा हेल्थ क्लब या स्पोर्ट्स क्लब है, और ऐसी फैसिलिटी है जो सारे एम्प्लॉय के लिए क्या है, यूनिफॉर्मली अवेलेबल है। तो उस केस में क्लब फैसिलिटी क्या हो जाएगी, एग्जैम्प्ट। और कोई अदर केस होगा तो जितना एम्प्लॉयर खर्चा किया वो ले लो, माइनस जितना सैलरी से रिकवर करेगा वो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी। क्लियर है? चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है आप लोगों को ध्यान से। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एनपीएस या एएसएफ बाय एम्प्लॉयर। अगर कोई एम्प्लॉयर जो है कंट्रीब्यूशन करता है आरपीएफ में, एनपीएस में या फिर एएसएफ में, सबसे पहली बात है ना, आप लोग इसको पढ़ रहे हो ना, तो जो आरपीएफ आप लोगों ने पढ़ा था, सैलरी में 17 सबसेक्शन 1 में पढ़ा था, उसको अभी इससे लिंक मत करो, वो अलग चीज है। वो 12%, 9.5% वाला जो भी रूल पढ़े हो, एसपीएफ में पूरा एग्जाम्प्ट है, उसको अभी इससे लिंक मत करो। उसका अपने आप में अलग है फंडा, और इसका अपने आप में अलग फंडा है। ठीक है, देखो ये हम जो अभी निकाल रहे हैं ना, परक्विजिट की वैल्यू निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? और वो वहां पे जो निकाल रहे थे पेमेंट्स की बात थी, पेमेंट्स थे वो। ठीक है, चलो कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, आरपीएफ मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम, और एएसएफ मतलब अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड। अगर ये तीन फंड में एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो आपको क्या करना है, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बाय एम्प्लॉयर ले लो, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ ले लो, कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस एज रिफर्ड इन सेक्शन 80 सीसीडी 1 बाय एम्प्लॉयर, कंट्रीब्यूशन टू एएसएफ बाय एम्प्लॉयर। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको तीनों एक साथ मिलेगा, जो मिलेगा बोलो, जो नहीं मिलेगा उसको छोड़ दो। तीनों अगर है तो तीनों को जोड़ दो, जो नहीं है उसको छोड़ दो। तीनों को जोड़ो, इनकी एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन निकालो, मतलब सबको जोड़ के टोटल निकाल लो। टोटल को चेक करो, ये 7.5 लाख रुपए तक है कि 7.5 लाख रुपए से ज्यादा है। अगर ये 7.5 लाख रुपए तक है, टोटल कंट्रीब्यूशन जो है 7.5 लाख रुपए तक है, तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब उसकी कोई परक्विजिट नहीं आएगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या आ जाएगा, नील। एक्चुअली मेरे को है ना यहाँ पर है ना एग्जेम्प्ट वर्ड लिखना सही नहीं लग रहा है, मैं इसको है ना वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या कर देता हूं, नील कर देता हूं। यहाँ पर कोई परक्विजिट की वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, अगर उसकी जो टोटल कंट्रीब्यूशन है, टोटल कंट्रीब्यूशन कितने रुपए है, 7.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उस केस में वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है तीनों फंड का मिला के, अगर अवेलेबल है तो तीनों फंड का टोटल ले लो, एग्जेम्प्ट हो जाएगा 7.5 लाख रुपए तक, तो जो बचेगा वो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट आ जाएगा, तो वो अमाउंट को परक्विजिट में जोड़ेंगे। मान लो टोटल कंट्रीब्यूशन आ रहा है 8 लाख रुपए, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 7 लाख रुपए तक, 7.5 लाख तक क्या है एग्जेम्प्ट, तो बचा कितना, 50,000 बचा, तो 50,000 वैल्यू ऑफ परक्विजिट में चला जाएगा। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? अभी हम कहाँ हैं, आप लोग भटक तो नहीं गए ना? अभी हम है ना, नहीं, अभी हम टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय में हैं। हम अभी 13 नंबर में पहुंचे हैं, 14 नंबर आखिरी है, फिर स्पेसिफाइड वाले में आएंगे। ये हमारा मैप है भाई, हमको सब बताते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, अभी हमने क्या कंप्लीट किया, ये वाला। अब हम बात करेंगे इसकी। अगला क्या है, एनुअल एक्रीशन टू द बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ आरपीएफ, एनपीएस, एएसएफ बाय वे ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। ये थोड़ा सा है ना, डरा नहीं रहूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं बोल सकते, लेंदी भी नहीं बोल सकते, थोड़ा सा याद करने वाली चीज है ये, लेकिन इसको लॉजिकली समझोगे ना तो बहुत इजी है। एनुअल एक्रीशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड, एनुअल एक्रीशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, मतलब हम अभी क्या कर रहे हैं, परक्विजिट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, परक्विजिट की वैल्यू। परक्विजिट की वैल्यू मतलब पहले इससे क्या समझ रहे हो आप ये बताओ। यहां पर एनुअल एक्रीशन बाय वे ऑफ
इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, यहाँ पे नाम पूरा नहीं लिखा है, ऊपर मैंने नाम पूरा लिख के रखा था। इसको पहले पढ़ो, क्या समझ में आ रहा है। एनुअल एक्रीशन टू बैलेंस एट क्रेडिट ऑफ आरपीएफ, एनपीएफ और एएसएफ। एक मिनट, एक मिनट ना। देखो, इसको समझने की कोशिश करो, क्या लिखा है। एनुअल एक्रीशन, एनुअल मतलब वार्षिक, साल का। एक्रीशन मतलब बढ़त, बढ़ना। एक्रीशन मतलब बढ़ना। किस कारण से बढ़ना? ब्याज मिलने के कारण बढ़ना या फिर डिविडेंड मिलने के कारण बढ़ना। ठीक है, मतलब किस में बढ़त, किस चीज में बढ़त? बैलेंस में। किस में बढ़त? बैलेंस में। किस चीज के बैलेंस में? आरपीएफ, एनपीएस और एएसएफ के फंड में। आप लोगों को पता है ना, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन करता है तो कहीं ना कहीं फंड जो है जमा होते जा रहे हैं, फंड बनते जा रहे हैं। ठीक है, वो जो फंड जमा होते जा रहा है उसमें एनुअल एक्रीशन हो रही है। क्या हो रही है? एनुअल एक्रीशन, मतलब वार्षिक बढ़त हो रही है कुछ। किस कारण बढ़ रहा है? ब्याज या डिविडेंड मिलने के कारण बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसका आपको परक्यूजिट निकालना पड़ेगा, परक्यूजिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। परक्यूजिट की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? टीपी इज इक्वल टू पीसी अपॉन 2 इंटू आर प्लस पीसी1 प्लस टीपी1 इंटू आर। क्या टीपी टीपी पीसी पीसी कर रहे हो सर? एक्चुअली यहां पर है ना सब चीज का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। टीपी का फुल फॉर्म होता है टैक्सेबल परक्यूजिट। टीपी का फुल फॉर्म क्या है? टैक्सेबल परक्यूजिट। ठीक है, पीसी मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। पीसी मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूशन ऑफ करंट ईयर, करंट प्रीवियस ईयर। पीसी का मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूशन ऑफ करंट ईयर, करंट प्रीवियस ईयर। और पीसी1 लिखा है मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रीवियस ईयर्स एक्सेप्ट करंट प्रीवियस ईयर। हाँ हाँ, प्रीवियस ईयर करंट वाला छोड़ दो, उसके पहले के कंट्रीब्यूशन को लेना है, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन भी 1/4/2020 के बाद का लेना। हाँ, 1/4/2020 के बाद का। 2021 से स्टार्ट होगा और करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के लेना है। ठीक है, मैं आगे लिखा हुआ हूं, आगे देखोगे तो समझ में आ जाएगा। पीसी मतलब कंट्रीब्यूशन, पीसी1 मतलब पिछला वाला कंट्रीब्यूशन, टीपी मतलब करंट ईयर का टैक्सेबल परक्यूजिट और टीपी1 मतलब उसी पीरियड का टैक्सेबल परक्यूजिट। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलना है इसको। क्या बोलना है? एवरेज, मतलब एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो, टीपी आई नहीं है, टीपी 1 है। टीपी आई जैसा दिख रहा है तो इसको 1 कर देते हैं। आगे पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। देखो, टीपी, टीपी मतलब टैक्सेबल परक्यूजिट अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 और क्लॉज ये है 7A। ठीक है, क्लॉज के अंदर सब क्लॉज है फिर वो। ठीक है, क्यों ये लिखने का कारण है सर ऐसा सेक्शन क्यों लिख दियो? क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी है ना यही लिखा आएगा, क्वेश्चन दे देगा, लिखे रहेगा कंप्यूट टैक्सेबल परक्यूजिट अंडर सेक्शन ये, तब आप लोग कैसे समझोगे कि ये निकालने बोल रहा है? आ रही बात समझ में? इसलिए लिखने का मतलब है टैक्सेबल परक्यूजिट का मतलब ये होता है। क्लियर है? तो ये फॉर्मूले के अंदर टीपी लिखा था तो टीपी मैंने यहां पर बता दिया। ठीक है, उसके बाद पीसी, पीसी को बस देखो, अभी पीसी को सोचो, अभी आगे पीछे सोचने की जरूरत नहीं है। पीसी मतलब इसका रिलेशन किससे है?
करंट प्रीवियस ईयर से, करंट प्रीवियस ईयर से। कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बाय एम्प्लॉयर ड्यूरिंग करंट प्रीवियस ईयर प्लस contribution to NPS as referred to in section 80 CCD1 by employer during current previous year। मतलब तीन अलग अलग टाइप के फंड है, आरपीएफ, एनपीएस और एएसएफ। तीनों फंड का करंट ईयर का जो एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूशन है वो ले लो, तीनों को जोड़ दो। तीनों को क्या कर जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो। तो तीनों को जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगी ना उसको बोलेंगे एग्रीगेट कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे लिखराज? एग्रीगेट कॉन्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर एग्रीगेट कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, उसमें देखना है आपकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, इतनी आपको क्या करना है, माइनस करना है। अब यहां पे क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने के बाद एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7,50,000 आ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, पीसी। पीसी मतलब क्या, 7.5 लाख से ऊपर की जो कंट्रीब्यूशन है करंट ईयर, करंट प्रीवियस ईयर की, उसको अपने को लेना है। और कंट्रीब्यूशन कौन कर रहे हैं, एम्प्लॉयर कर रहे हैं, तो नहीं लाएगा। यहां पे लिखा है ना एक्सेस, पीसी नहीं लाएगा, पीसी नहीं ला जाएगा। ठीक है, अपन अभी क्या निकाल रहे, पीसी निकाल रहे। फॉर्मूले में पीसी की जरूरत है ना अपने को, इसलिए। क्लियर है यहां तक? अब उसके बाद बात आएगी यहाँ पे PC1 मतलब क्या होता है सर। देखो ये जो रूल आया था ना, ये 1/4/2020 से आया है, प्रीवियस ईयर। कब से आया है? तो मैं इसको अगर बोलूं प्रीवियस ईयर कौन सा था, 2021 था, 2020-21। ठीक है, तो 2020-21 हमारा जिस साल से रूल आया वाला प्रीवियस ईयर है। ठीक है, इसके बाद का कौन सा साल है, उसके बाद कौन सा साल है, उसके बाद कौन सा साल है हमारा, करंट प्रीवियस 23-24 हमारा करंट प्रीवियस ईयर है। तो जो आप है ना पीसी निकालते हो ना, पीसी वो कौन से साल के लिए निकालते हो, 23-24 का करंट पीरियड। और PC1 जो निकालोगे वो कब से कब तक का निकालोगे, करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले प्रीवियस ईयर्स का निकालना है। 3 साल नहीं बोलना है, पिछले प्रीवियस ईयर का निकालना है। लेकिन वो स्टार्ट कहां से होगा, 1/4/20 से। क्लियर है? उस बीच का अपने को PC1 लेना है वही फॉर्मूला, सेम पीसी का ही फॉर्मूला है, लेकिन अपने को करंट प्रीवियस ईयर का नहीं लेना है, उन 3 का लेना है, और वो भी इकट्ठा। 3 साल का लेना जरूरी तो नहीं है, जरूरी है ना, तब PC1 आएगा ना। 3 साल होना चाहिए। हाँ, हाँ तो जैसे जैसे आगे आते जाएगा ना, तो उसके बाद वो 1-1 साल आपका बढ़ते जाएगा ना, 1-1 साल बढ़ते जाएगा। हाँ, 1-1 साल आपका ऐड होते जाएगा। देखो तो यहाँ पे मैंने कैसे लिखा है इसको, कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बाय एम्प्लॉयर फॉर प्रीवियस ईयर 20-21, 21-22 और करंट प्रीवियस ईयर का नहीं लेना है। मतलब इसका लेना है, इसका लेना है, और जहां तक आगे जाओगे वहां तक लेना है, करंट प्रीवियस ईयर का नहीं लेना है। सबको ऐड करके ले लो। क्लियर है? आरपीएफ वाला, एनपीएस वाला ले लो सेम उसी पीरियड का, ये वाला नहीं लेना है। और एएसएफ वाला ले लो, करंट प्रीवियस ईयर का नहीं लेना है। सबको जोड़ो, ये आ जाएगा एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन। यहां पर भी मैक्सिमम लिमिट माइनस करोगे, कितनी, 7,50,000। अगर अमाउंट 7,50,000 से एक्सेस में आ रही है, माइनस करने के बाद एक्सेस में आ रही है कोई अमाउंट, तो क्या करोगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, PC1 हो जाएगा। PC और PC1 क्लियर है? तो फॉर्मूले में हमको PC की भी जरूरत पड़ेगी, PC1 की भी जरूरत पड़ेगी। तो PC मतलब करंट प्रीवियस ईयर का, और PC1 मतलब 1/4/20 से जो प्रीवियस ईयर चलते आएंगे करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के। ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन लेना है, तीनों फंड का कंट्रीब्यूशन लेना है। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको तीनों के तीनों फंड मिलेंगे, जो है उसी को ही लेना है बस। ठीक, इसके बाद TP1 इज इक्वल टू क्या होगा, TP1 मतलब क्या होगा, ये थोड़ा सा है ना आपको सोचने में मजबूर करेगा, लेकिन मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं कि इसके ऊपर जब क्वेश्चन बनाओगे ना तब एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ क्या कर लो, रूल समझ लो, पढ़ लो कि कहाँ पे क्या आ रहा है, कि जब हम इसके ऊपर स्पेशल क्वेश्चन है इसके ऊपर, ठीक है, तो ये जब अपन बना लेंगे, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो TP1 देखो, TP मतलब क्या होता है, जैसे PC था और PC1 था, PC का रिलेशन किससे था, करंट वाले से, और PC1 का पिछला वाला।
वैसे टीपी का करंट वाले से है और टीपी वन का पिछले वालों से है। टैक्सेबल परक्विजिट अंडर सेक्शन, ये वाला प्रीवियस ईयर कौन सा 2021, हाँ 2021 का लेना है। हाँ तो आगे और अच्छा 2021, सॉरी मैं इसको अपडेट नहीं किया हूँ, 21-22 होगा, कॉपी किया ना तो सेम आ गया। उसके बाद अपने को क्या लेना है, टैक्सेबल परक्विजिट अंडर सेक्शन, ये वाला 17(2) सब क्लॉज 7 सब क्लॉज ए, कितना है 21-22। अब आपको है ना 20-21, 21-22 कंटिन्यू लेते जाना है, लेकिन आपको कहां तक का लेना है, प्रीवियस ईयर के 1 साल पहले तक का लेना है। ये ले लिए, तो ये जो आएगा, ये जो अमाउंट आएगी इसको क्या बोलेंगे, TP1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये जो आएगी अमाउंट इसको क्या बोलेंगे, TP1। ठीक है, और ये कैसे निकलेगा, क्वेश्चन बनाएंगे तब समझ में आएगा। उसके बाद अपने को R की जरूरत पड़ेगी। देखो अभी क्या क्या हो गया हमारा, PC हो गया, PC1 हो गया, TP तो अभी कहाँ हुआ है, नहीं हुआ है TP तो निकालना है, वो लास्ट में निकलेगा। हाँ PC R अभी निकालेंगे, PC1 और ये 3 चीज हुई है। अब हम R में आ रहे हैं। R इज इक्वल टू होगा I/F AVG। I मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट। ठीक है, I का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट, और F AVG मतलब फंड का एवरेज, फंड का एवरेज। तो R इज इक्वल टू, हाँ बोलो ना, हाँ ये नीचे निकले ना एवरेज। R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। देखो ये कुल मिला के किससे रिलेटेड है, ब्याज से रिलेटेड है। हम अभी क्या कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, ब्याज निकाल रहे हैं, ब्याज। तो कितना ब्याज की अमाउंट को परक्विजिट माने, तो ये फॉर्मूला बता रहा है हमको। ठीक है, ये फॉर्मूला भी ज्यादा कुछ नहीं है, इजी सा फॉर्मूला है। ठीक है, बस ये ना बहुत सारी चीजों को इन्वॉल्व कर दिया है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का, और कुछ नहीं है। बाकी अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। तो अपने को R की जरूरत है। R इज इक्वल टू क्या होगा, I/F एवरेज। I मतलब क्या होता है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन RPF NPS प्लस PPF, सॉरी PPF नहीं है, ASF है। क्या है, मेरे को एक मिनट बुक दिखाओ तो, मैं गलत तो नहीं लिख दिया हूं, एक मिनट ना, गलत तो नहीं लिखे हैं, सॉरी गलत ही लिखे होंगे क्योंकि PPF का कोई रोल नहीं था ना यहाँ पे। हाँ सॉरी मैं गलत लिख दिया था, ASF है। ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट I इज इक्वल टू क्या होगा, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन RPF प्लस NPS प्लस ASF ऑफ करंट प्रीवियस ईयर। करंट प्रीवियस ईयर में ब्याज कितना मिल रहा है, तीनों फंड का मिला के लेना है। ठीक है, वो ले लो। और फंड एवरेज देख रहे हैं, फंड एवरेज मतलब सारे फंड का, RPF का फंड, NPS का फंड और ASF का फंड, करंट प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बैलेंस, करंट प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बैलेंस, और वही तीनों फंड का जोड़ क्लोजिंग बैलेंस ले लो। तो ओपनिंग बैलेंस मतलब ये सिंपल सी बात है, ये जो लिखा है ओपनिंग बैलेंस और क्या है क्लोजिंग बैलेंस है, डिवाइड बाय 2। ओपनिंग बैलेंस क्या लोगे, तीनों फंड का ओपनिंग लेना है जोड़ के, और तीनों फंड का जोड़ के क्लोजिंग बैलेंस लेना है, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करना है। तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी, ये जो ब्याज है, ब्याज को आप डिवाइड कर दोगे किससे, इससे, तो आपको क्या मिल जाएगा, R। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, R मिल जाएगा। बस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो तो आपको क्या मिल जाएगी, TP। एक क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा। आज अपन परक्विजिट को खत्म करते हैं, फिर इसके ऊपर अपन क्वेश्चंस का सिलसिला नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस फॉर्मूले को अच्छे से समझते हो तो इतना पोर्शन क्या बता रहा है, करंट ईयर का एक्रूड इंटरेस्ट, करंट ईयर का, करंट प्रीवियस ईयर का एक्रूड इंटरेस्ट, और इतने को अगर आप देखते हो तो उसके पहले के साल का एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, उसके पहले के साल का एक्रूड इंटरेस्ट।
हाँ, आर यहाँ पर दोनों में सेम आएगा। सर ठीक। बात ये है TP कैसे निकलेगा? TP1 निकालेंगे, प्रीवियस ईयर का TP लेंगे हाँ और प्रीवियस ईयर का जो PCBR है वो हाँ, लेंगे। उस समय का लेंगे। मतलब ये फंड का पैसा और ये इसमें ये दोनों ब्याज मिला के है। यहाँ पर बोल सकते कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप का कुछ निकल रहा है। चलो हो गया, आगे बढ़े। तो ये आपका है ना, देखो ये जो अभी अपने ये देखा, ये वाला, ये इतना बड़ा रूल है इसका, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है इसके। थ्योरी का मैं नहीं बोल सकता, लेकिन इसको प्रैक्टिकल आने का आ सकता है, क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी है इसके। ठीक है, तो चलो जब क्वेश्चन बनाएंगे तब अपन इसको और एक बार समझेंगे। अभी तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब हमारी बात टैक्सेबल परक्विजिट। परक्विजिट जो है 3 कैटेगरी में डिवाइडेड थे। एक क्या था? टैक्सेबल परक्विजिट टैक्सेबल फॉर ऑल, दूसरा क्या था? टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, और तीसरा क्या था? एग्जेम्प्ट फॉर ऑल। अब अपन सेकंड नंबर के कैटेगरी में एंट्री मार रहे हैं, परक्विजिट टैक्सेबल इन केस ऑफ स्पेशल एम्प्लॉयज। ठीक है, हेलो, हाँ मैं क्लास ले रहा था। हाँ लेना है ना, हाँ 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 लेना है, लेना है वो पूरा, हाँ पूरा करना पड़ेगा। नहीं नहीं, करना है, करना है। हाँ हाँ, चलो मैं लगाता हूँ थोड़ी देर में। हाँ चलो आगे बढ़े। देखो अब अपन बात करते हैं मोटर कार फैसिलिटीज। मोटर कार फैसिलिटी मतलब एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को क्या देके रखा हुआ है? मोटर कार देके रखा हुआ है, मोटर कार की फैसिलिटी। तो उस केस में अपन क्या करेंगे? कार से रिलेटेड है ना, आपको है ना पहले कुछ पहले से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखो क्या होता है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या देके रखा है? कार। मतलब बहुत सारे कंडीशन है ना, सबको एक साथ चेक करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले देखना पड़ेगा एम्प्लॉयर कार दे रहा है और कार से रिलेटेड खर्चे दे रहा है। कार फैसिलिटी में क्या क्या आता है कि वो कार दे रहा है, कि कार से रिलेटेड खर्चे दे रहा है। कभी कभी क्या होता है, कार एम्प्लॉयर दे रहा है, खर्चे एम्प्लॉय को बोल दिया तुम करो। कभी कभी कार एम्प्लॉय की है, बोलता है खर्चा पूरा मैं उठाऊंगा। और कभी कभी क्या बोलता है, कार भी मैं दूंगा और खर्चा भी मैं उठाऊंगा। ये 3 कंडीशन बनी। पहली कंडीशन क्या थी? कार एम्प्लॉयर दे रहा है, खर्चे एम्प्लॉयर नहीं दे रहा है। खर्चे एम्प्लॉयर दे रहा है, कार एम्प्लॉय की है, और खर्चे भी एम्प्लॉयर दे रहा है और कार भी एम्प्लॉयर की है। 3 कंडीशन आ गई यूज ऑफ, ठीक है, कार से रिलेटेड। अब आपको ये देखना है सेकंड नंबर पर कि कार का यूज कैसे हो रहा है। प्राइवेट यूज मतलब एम्प्लॉय अपने घर पे यूज करता है, ऑफिस में लाता ही नहीं है। दूसरा है बोथ यूज मतलब बोथ को अभी नहीं बताना चाहिए था। दूसरा है ऑफिस यूज, मतलब एम्प्लॉय जो है उस कार का यूज सिर्फ अपने कहाँ यूज करता है? ऑफिस में, घर पे यूज ही नहीं करता। और तीसरा होता है बोथ यूज, थोड़ा घर पे भी यूज कर लेता है, थोड़ा ऑफिस पे भी हो जाता है। तो मैंने पहली कंडीशन क्या बताई थी? खर्चे और कार कौन दे रहा है। दूसरा मैंने यूज ऑफ कार के बारे में बताया कि कार यूज कैसे हो रही है। क्लियर है? अब आपको देखना है कार छोटी है कि बड़ी। क्या देखना है? कार छोटी है कि बड़ी, स्मॉल है कि लार्ज है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कार छोटी है? 800 सीसी है ही नहीं, 1600 सीसी तक अगर है, अगर कार का इंजन का कैपेसिटी कितना है? 1600 सीसी नहीं लिखा रहेगा तो 1.6 लीटर तक अगर इंजन की कैपेसिटी है तो उसको कौन सी कार कंसीडर करेंगे? और अगर इससे बड़ी है तो 1600 सीसी से एक्सीड करती है या फिर 1.6 लीटर से एक्सीड करती है तो लार्ज कार मानेंगे। तो आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो कभी स्मॉल या लार्ज कार लिखा हुआ मिल सकता है। अगर वो नहीं लिखा हुआ मिलेगा तो ये लिखा हुआ मिलेगा,
वो भी नहीं लिखा हुआ मिलेगा तो ये लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको तीनों को आपको याद रखना पड़ेगा। तो कार छोटी है कि बड़ी है वो भी देखना पड़ेगा आपको। तो मैंने अभी तक 3 कंडीशन चेक कराई, मतलब उसके बारे में बात की। एक तो कार कौन दे रहा है, खर्चे कौन दे रहा है, कार का यूज कैसे हो रहा है, उसके बाद कार छोटी है कि बड़ी है। ये सारे कॉम्बिनेशन को मिला के हमने ये डब्बा बनाया। ठीक है, देखो यूज, कार का यूज कैसे हो रहा है, प्राइवेट यूज, बोथ यूज या ऑफिशियल यूज। कंडीशंस, क्या कंडीशन है कि कार कौन दिया है और खर्चे कौन दे रहा है। ठीक है, अब आपको देखना है कार कौन दिया, खर्चे कौन दिया। कार एम्प्लॉय की है, खर्चे एम्प्लॉयर दे रहा है। कार एम्प्लॉयर दिया है, खर्चे भी एम्प्लॉयर दे रहा है। और कार एम्प्लॉयर दे रहा है और खर्चे कौन देता है, एम्प्लॉय। तो देखो ये तो 3 इंटू 3 9 का बन गया कॉम्बिनेशन। 9 फॉर्मूले आ गए आपके सामने। अब 9 में से 6, 3 तो हटा ही दो, 6 ही आपको देखना है कौन सा ऑफिशियल यूज है। तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल, वैल्यू ऑफ परक्विजिट नील या एग्जेम्प्ट। क्लियर है। अब बात करते हैं हम प्राइवेट और बोथ यूज की। लॉजिकल है बहुत ना, समझ के देखना। देखो अभी बोथ वाले को छोड़ो, अभी सिर्फ ये डब्बे के ऊपर फोकस करो। हाँ, कार यूज कैसे में आ रही है, कार कौन दिया है, एम्प्लॉयर नहीं दिया है, कार एम्प्लॉय की है। और खर्चे कौन दे रहा है, तो फैसिलिटी कार की मिलेगी कि खर्चों की मिलेगी, खर्चों की। तो हम इसलिए क्या जोड़ दिए, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर ले लो। कभी कभी कार के साथ क्या मिल जाता है, ड्राइवर मिल जाता है। तो ड्राइवर की सैलरी अगर है तो ले लो, नहीं है तो मत लो। और माइनस क्या करेंगे, अगर उसकी सैलरी से कुछ अमाउंट रिकवर किया जा रहा है तो माइनस कर दो, तो वैल्यू ऑफ कार आपको मिल जाएगा। क्यों, ये सिर्फ यहाँ पे एक्सपेंसेस क्यों जुड़ा, क्योंकि एम्प्लॉयर सिर्फ क्या दे रहा है, एक्सपेंस दे रहा है। क्लियर है, लॉजिकल है कि नहीं फॉर्मूला। अब उसके बाद यहाँ पे कार भी एम्प्लॉयर दिया हुआ है और एक्सपेंस भी कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर। तो कार की फैसिलिटी के लिए हम कैसे करेंगे, देखो एक्सपेंस जो कार एम्प्लॉयर ने इनकर किया वो ले लो। कार भी दे रहा है, कार भी दे रहा है तो कार अब 2 टाइप की दे सकता है, खुद की दे सकता है और रेंटेड दे सकता है। खुद की कार दिया है तो कॉस्ट का 10% जोड़ लो, और रेंटेड है तो हायर चार्जेस या रेंट चार्जेस ले लो। तो देखो कार की और खर्चों की फैसिलिटी जोड़ दिए कि नहीं हम। अब ड्राइवर मिल रहा है तो ड्राइवर का सैलरी ले लो, और अमाउंट अगर कुछ रिकवर किया गया तो माइनस करो, तो वैल्यू ऑफ कार मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। अमाउंट तो इफ एनी होना चाहिए। अमाउंट रिकवर्ड, हाँ इफ एनी, मतलब यहाँ पे नहीं, इफ एनी नहीं भी लिखेंगे चलेगा, वो मैं लिख दिया हूँ जानबूझ करके, क्योंकि हाँ नहीं मिला तो ठीक, मिला तो ठीक, ऐसा। अब ये दोनों के बेस पे आप अगला बता सकते हो कि नहीं क्या होना चाहिए। कार एम्प्लॉयर दिया है, खर्चे एम्प्लॉयर नहीं दे रहा है, तो क्या जुड़ेगा अगले वाले में, मैं अभी दिखा नहीं रहा उसको। कार एम्प्लॉयर भी है हाँ और खर्चे एम्प्लॉय देगा। हाँ, खर्चे एम्प्लॉय के हैं, और ड्राइवर की सैलरी अगर है तो लो, नहीं है तो मत लो। कॉस्ट नहीं, कॉस्ट का 10%, कॉस्ट का 10% लेना है। ड्राइवर की सैलरी अगर है तो लो, और कार किराए की तो हायर चार्जेस ले लो, और माइनस क्या करेंगे, अगर अमाउंट रिकवर अगर कुछ किया है तो। आप लोग कहाँ गलत बोले हो, सब तो ठीक बोले हो, ठीक है ना। 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार, ड्राइवर की सैलरी अगर है तो, और माइनस क्या करेंगे, अगर कुछ अमाउंट रिकवर किया गया उसके सैलरी से तो। ठीक है। अब अगर कार बोथ यूज में आ रही है, किस में आ रही है, बोथ यूज में आ रही है, दोनों ही जगह यूज में आ रही है, तो पहला वाला कंडीशन क्या बोलता है, खर्चे कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर, और कार कौन दे रहा है, एम्प्लॉय। अगर कार का यूज दोनों जगह आ रहा है तो खर्चे कौन देता है, एम्प्लॉयर दे रहा है, तो खर्चा ले लो एम्प्लॉयर का, माइनस करना है क्या, 1800 या फिर 2400 पर मंथ के हिसाब से आप माइनस करोगे, और ड्राइवर की सैलरी का माइनस करोगे कितना रुपए, 900 रुपए पर मंथ माइनस करोगे। ये इसमें ये दोनों माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ कार। मतलब कार की फैसिलिटी का है ना, ये एक स्टैंडर्ड रेट है,
कि अगर कार छोटी है तो 1800 लो और कार बड़ी है तो 2400। मतलब है कि ना इनकम टैक्स वाले लोग अपना कुछ है ना मापदंड बना के रखे। क्या बनाए? मापदंड मतलब मेजरमेंट, कि अगर किसी एम्प्लॉय को कार दी जाती है चलाने के लिए या यूज करने के लिए, तो उस केस में एम्प्लॉय को कितने रुपए का बेनिफिट जा रहा है, तो उन्होंने अपना कुछ वैल्यूएशन करवाया होगा। तो छोटी कार का निकल के आया कितना रुपए? 1800, और 2400 रुपए निकल के आया बड़ी कार। तो अगर एम्प्लॉयर जो है खर्चा दे रहा है, एम्प्लॉयर खर्चा दे रहा है ना कार का, एम्प्लॉयर खर्चा दे रहा है, कार किसकी है? ठीक है, तो एक्सपेंस जितना एम्प्लॉयर ने बियर किया वो ले लो, और कार क्योंकि एम्प्लॉय की है तो कार का आप क्या कर दो? माइनस कर दो। कितना माइनस होगा? छोटी होगी तो 1800 पर मंथ और बड़ी होगी तो 2400 पर मंथ। ड्राइवर अगर है तो वो भी माइनस कर दो, माइनस करने के बाद जो आ जाएगा क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ कार। क्लियर है? अब यहां पर देखो, अगर कार भी एम्प्लॉयर दिया है और खर्चे भी कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है, तो आपको क्या करना है? 1800 या 2400 पर मंथ लेना। ऊपर का एक्सपेंस उड़ गया, सीधा क्या लेना है? 1800 2400 पर मंथ ले लो। ड्राइवर अगर है तो 900 रुपये पर मंथ ले लो, दोनों को जोड़ दो तो सीधा क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ कार आ जाएगा। यहाँ पर खर्चा एम्प्लॉयर दे रहा है तो ये स्टैंडर्ड ले लिए ना भाई। यहाँ पे खर्चा कौन कर रहा था? एम्प्लॉयर कर रहा था, लेकिन कार उसकी थी, एम्प्लॉय की, इसलिए कार की वैल्यू को खर्चों में माइनस कर दिए। यहाँ पे खर्चा भी एम्प्लॉयर दे रहा है और कार भी एम्प्लॉयर दे रहा है, तो दोनों को आप वो कर लो। ठीक है, 1800 2400 पर मंथ, 900 रुपए पर मंथ फॉर ड्राइवर इफ एनी, वैल्यू ऑफ कार आ जाएगा। क्लियर है? लास्ट वाला भी सेम वैसी है, बस यहाँ पर कार किसकी है? एम्प्लॉयर की, और खर्चे कौन करता है? एम्प्लॉई। तो बस यहाँ पे 600 और 900 रुपए पर मंथ देख रहे हैं, 1800 2400 को बदले। छोटी कार है तो 600, बड़ी कार है तो 900, और ड्राइवर अगर मिला है तो 900 रुपए पर मंथ जोड़ लो, तो वैल्यू ऑफ कार आ जाएगा। ऑफिस यूज वाला है तो तीनों केस में क्या हो जाता है? एग्जेम्प्ट। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि कार को छोटी कब मानना है, बड़ी कब मानना है। अगर कार की कैपेसिटी, इंजन की कैपेसिटी कितनी है? 1600 सीसी या फिर 1.6 लीटर वाली, तो स्मॉल कार कंसीडर करना है। और बड़ी कब मानना है? जब उसे वो एक्सीड कर जाएगी तो। कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयर जो है ना, एम्प्लॉयर एक से ज्यादा कार दे देता है अपने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए। एम्प्लॉयर क्या करता है? मोर देन वन कार प्रोवाइड कर देता है अपने एम्प्लॉय को। तो कार का यूज, उन कारों का यूज भले कैसे भी हो रहा होगा वो मैटर नहीं करता, एक्चुअली जैसा भी यूज हो रहा होगा, रूल ये बोलता है कि किसी एक कार को आपको प्राइवेट यूज वाली मानना पड़ेगा। भले आप नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक कार को क्या मानना पड़ेगा? प्राइवेट यूज वाली मानना पड़ेगा। और बाकी की सब कार को क्या मानोगे? बोथ यूज वाली मानना पड़ेगा। अगर एक से ज्यादा कार है, मान लो 2 कार मिली है, तो दोनों कार को मान लो एम्प्लॉय जो है दोनों जगह यूज करता है, कभी ये कार ले आएगा कभी वो कार, दोनों को दोनों जगह यूज कर रहे हैं। नहीं, बोथ में एग्जाम्प्ट कहाँ होता है? ऑफिस में होता है ना। दोनों कार को अगर दोनों जगह यूज कर रहा है तो किसी एक कार को क्या मानना पड़ेगा? प्राइवेट, और बाकी की दूसरी कार को क्या मानना पड़ेगा? बोथ वाली। अब कौन सी कार को प्राइवेट यूज वाली माने, कौन सी कार को बोथ यूज वाली माने, ये इसके बारे में रूल नहीं लिखा है। मतलब आपको 2 कार मिली हुई है, रूल में लिखा है कि किसी एक कार को क्या मान लो? प्राइवेट, दूसरे को क्या मान लो? बोथ। कौन से वाले को नहीं बोल रहा है कि इसको मानो प्राइवेट और उसको मानो बोथ। तो यहाँ पर है ना, हम दोनों कार को एजम्पशन मानेंगे। एक बार ये वाली कार को लेके देखेंगे प्राइवेट, और दूसरी वाली को क्या करेंगे? बोथ। फिर उससे एक वैल्यू निकालेंगे। फिर एक बार पहली वाली को बोथ मानेंगे और दूसरी वाली को प्राइवेट मानेंगे, फिर उससे वैल्यू निकाल के देखेंगे। दोनों कंडीशन में जिसकी वैल्यू कम आएगी ना, वो कार फैसिलिटी की वैल्यू होगी, कंपेयर करके लेंगे। क्लियर है? चलो, तो कार फैसिलिटी समझ में आया भाई लोग? ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद कभी कभी एम्प्लॉयर जो है ना, अपने एम्प्लॉय को स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन या पर्सनल अटेंडेंट की फैसिलिटी दे देता है। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या देता है? स्वीपर, गार्डनर या वॉचमैन या पर्सनल अटेंडेंट की फैसिलिटी देता है। क्या हो रहा होगा? इन लोग काम कहाँ कर रहे हैं? एम्प्लॉय के घर में। उनको सैलरी वैलरी कौन देता है? एम्प्लॉयर देता है। एम्प्लॉय को पैसा नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉय को पैसा नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉयर डायरेक्टली उनको पे कर देता है। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, जितना एम्प्लॉयर ने एक्सपेंस इनकर किया वो ले लो, माइनस क्या करेंगे? उसके सैलरी से अगर कुछ अमाउंट रिकवर किया होगा माइनस कर दो, सिंपल सी बात।
गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फैसिलिटी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर। एम्प्लॉय के घर में गैस की फैसिलिटी लगी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी या फिर वाटर की। अगर वो गैस, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर की फैसिलिटी सप्लाई करी जा रही है एम्प्लॉयर के खुद के सोर्सेस से, एम्प्लॉयर के खुद के सोर्सेस से अगर सप्लाई करी जा रही है, तो आपको क्या देखना है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसको बनाने में एम्प्लॉयर को कितना खर्चा आ रहा है वो। हाँ, मतलब अपने यहाँ सिलेंडर वाला सिस्टम चलता है ना, अपने यहाँ पे सिलेंडर सिस्टम है। बाहर के राज्य में जाओगे ना, गुजरात में घरों में पाइपलाइन आई हुई है गैस की, सिलेंडर सिस्टम है ही नहीं वहां पे, घर घर में पाइपलाइन गई हुई है। वहां जितना गैस यूज करोगे उसके हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। वो पूरा मतलब सब जगह फैला नहीं है। तो गैस या इलेक्ट्रिसिटी या फिर पानी को उसको बनाने में और सर्विस को प्रोवाइड करने में जो उसको कॉस्ट आया होगा वो ले लो। कॉस्ट कैसे निकालोगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आता है ना, अपने यहाँ कितना कितना रुपए यूनिट चल रहा है, 4 या 5 रुपए जो भी होगा। महीने भर में अगर आप 200 यूनिट यूज कर लिए तो इंटू 4 कर दो तो आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो वो ले लो आप। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या सर्विस प्रोवाइडिंग कॉस्ट भी बोल सकते हो, बुक में ये लिखा था करके मैं सेम टू सेम वही लिख दिया हूँ। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड, ये ले लो, माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, तो आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू। ये कब देखना है, जब एम्प्लॉयर का खुद का सोर्स से अगर हो रहा है तो। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, अगर कोई अदर एजेंसी से लिया हुआ है, बाहरी से लिया हुआ है, हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, जितना एम्प्लॉयर पे कर रहा है, माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, टैक्सेबल वैल्यू पर क्यूजिट आ जाएगा। क्लियर है। एजुकेशन फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी मतलब एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को एजुकेशन फैसिलिटी दी हुई है। जरूरी नहीं कि बच्चों को ही दिया होगा, तो उसको खुद को, उसके पत्नी को, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड फैसिलिटी दे के रख रहा है। ठीक है, देखो देखो, एजुकेशन फैसिलिटी मिली हुई है। इफ एजुकेशन फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय एंड कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज अप टू 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, तो क्या हो जाएगा, अगर ये फैसिलिटी उसके बच्चों को मिली हुई है, पहली कंडीशन, एंड लिखा, एंड प्लस उस फैसिलिटी की वैल्यू 1000 रुपये पर मंथ पर बच्चे से ज्यादा की नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। और अदर केस मतलब उसके बच्चों को नहीं मिली हुई है, या फिर ये जो फैसिलिटी 1000 रुपए से ऊपर हो जा रही है वैल्यू उसकी, वो देख लो। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, आपको क्या लेना है, एम्प्लॉयर जितना खर्चा किया वो। ये कब लोगे, इफ फैसिलिटी इज गिवन इन अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड एम्प्लॉय बियर द कॉस्ट। मतलब क्या समझ में आया मानस इससे, एम्प्लॉय का बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है, एम्प्लॉयर की स्कूल नहीं है, कोई और स्कूल है, बस फीस इसका पेमेंट कौन कर देता है, एम्प्लॉयर, तो अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया ना। और कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉयर का खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है। ठीक है, जैसे कोई टीचर लोग पढ़ा रहे हैं तो उसके बच्चे लोग वहीं पढ़ लेते हैं। ठीक है, या फिर कोई बड़े बड़े कंपनियां होती है, उनका खुद का अलग से इंस्टीट्यूशन चलता है, एजुकेशनल स्कूल। तो अगर एम्प्लॉयर किसी और इंस्टीट्यूशन में सुविधा देके रखा है तो उसके द्वारा किए गए खर्चे ले लो, या फिर अगर उसकी खुद की इंस्टीट्यूशन है तो कॉस्ट कितना आ रहा है एम्प्लॉयर को अपने उनके बच्चों को या जिसको भी पढ़ाना है उसके पीछे, या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, भाई दोनों एक साथ नहीं मिल सकता। ठीक है, ये दोनों में देख लो आप, या दोनों में देख लो जो भी एप्लीकेबल होगा क्वेश्चन में, फिर जितना एम्प्लॉयर अगर रिकवर करेगा उसके सैलरी से वो माइनस कर दो, तो टैक्सेबल वैल्यू पर क्रेडिट आ जाएगा। कोई डाउट? अगर 2 बच्चे उसके, हाँ, तो यहाँ पे पर मंथ पर चाइल्ड लिखा है, तो जितने बच्चों के पीछे करेगा सारे बच्चों का जुड़ेगा। 2 बच्चे, एक को खुद के इंस्टीट्यूट में पढ़ाए कि दूसरे के, तो ऐसे एक का आप इधर ले लो, एक का यहाँ ले लो। हाँ लेंगे ना भाई, नहीं नहीं, इसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे कोई वो नहीं है। एजुकेशन अलाउंस में था नंबर ऑफ चिल्ड्रन मैक्सिमम 2, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एग्जेम्प्ट कब होगा, अगर वो फैसिलिटी 1000 रुपए तक है और बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जा रहा है तो एग्जेम्प्ट। अदर केस है तो
देखना है कौन से इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहा है, अपने की दूसरे। दूसरे में पढ़ा रहा होगा तो जितना खर्चा करेगा वो, और अपने इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहा होगा तो उसकी कॉस्ट ले लो, दोनों में माइनस कर दो, जितना रिकवर किया होगा टैक्सेबल वैल्यू पर क्यों आ जाएगा। हाँ नहीं, यहाँ पर जिसको भी पढ़ा रहा है वो, बच्चों को पढ़ा रहा है और 1000 रुपए से ऊपर है तो भी आएगा। बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, उसके भाई बहन पत्नी वत्नी किसी को पढ़ा रहे हैं, उसको खुद को पढ़ा रहे तो हो सकता है ना कुछ भी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मतलब आने जाने का खर्चा। अमाउंट टू बी चार्ज फ्रॉम जनरल पब्लिक, जो जनरल पब्लिक से ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाले लेते हैं, जो टिकट का पैसा होगा वो माइनस जितना उससे रिकवर कर लिया वो दोनों को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, एग्जेम्प्ट, मतलब टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा। सॉरी, नोट दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू एयरलाइन एंड रेलवे एम्प्लॉय, रेलवे और एयरलाइन वाले के लिए अप्लाई नहीं होता है। हाँ नहीं नहीं, ये वाला रूल जो है एयरलाइन और इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब हम कौन से कैटेगरी में आ गए, परक्विजिट एग्जाम फॉर ऑल। टेलीफोन फैसिलिटी, अगर एम्प्लॉय के घर पे टेलीफोन लगवा के रखा है एम्प्लॉयर ने तो एग्जाम्प्ट। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे के रखा है एम्प्लॉयर अगर तो एग्जाम्प्ट। अब ये वाला ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और ये वाला ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में फर्क है ना, ये वाले ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और ये वाले में फर्क है। ये जब मैं क्वेश्चन आएगा ना तब आप लोगों को समझाऊंगा कि क्यों फर्क है, ठीक है। अभी बस इसका याद रखो और इसको एग्जाम्पशन वाले में रख लो। उसके बाद तीसरे नंबर में प्रिविलेज पासेस एंड प्रिविलेज टिकट्स। ये खास करके मैं आप लोगों को है ना पिछली क्लास में इसके बारे में कुछ गलत बता दिया था। इसका एक्चुअली में मतलब क्या होता है, जो रेलवे के एम्प्लॉय नहीं होते, रेलवे या उनको पास मिला रहता है, पास, ये उससे रिलेटेड है। अगर प्रिविलेज पास या प्रिविलेज टिकट मिला हुआ है, जैसे रेलवे के एम्प्लॉय है, उनको ट्रेवल करना रहता है तो उनको पास दिखा के फ्री में कट कर सकते हैं, तो ये वाला है तो एग्जेम्प्ट होता है। क्लियर है। परक्विजिट गिवन आउटसाइड टू इंडिया, सॉरी, परक्विजिट गिवन आउटसाइड इंडिया टू इंडियन सिटीजन हु इज गवर्नमेंट। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो इंडियन सिटीजन भी है, उसको इंडिया से बाहर काम करने के लिए जो भी परक्विजिट दे रहे होंगे, जो भी, वो क्या होगा, एग्जाम्प्ट। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, अगर स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट। एनुअल प्रीमियम बाय एम्प्लॉयर ऑन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ऑन एम्प्लॉइज ऑन लाइफ ऑफ एम्प्लॉय, मतलब पर्सनल, देखो पॉलिसी का नाम है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, ठीक है। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के नाम से पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी करवाया है उसके लाइफ पर, ठीक है। और उसका प्रीमियम का पेमेंट कौन करता है, एम्प्लॉयर। रिफ्रेशमेंट, नाश्ता वास्ता, ये तो फूड फैसिलिटी में भी देख डाले थे, एग्जाम्प्ट होता है। लेकिन किसमें एग्जाम्प्ट नहीं होगा, अगर वो क्या लेके रखा होगा, 115 बीएससी लेके रखा होगा तो एग्जाम्प्ट। सब्सिडाइज्ड लंच या डिनर, सस्ते में खाना ना खिलाने का फैसिलिटी दे रहा है तो एग्जाम्प्ट। इन दोनों का कनेक्शन फूड फैसिलिटी से है, लेकिन यहां पर अलग से और लिख दिया है, ठीक है। सब्सिडाइज्ड लंच या डिनर को वैसे भी तो 50 रुपए तक फूड फैसिलिटी एग्जाम्प्टेड होती है। रिक्रिएशनल फैसिलिटी, रिक्रिएशनल मतलब, रिक्रिएशनल मतलब, रिक्रिएशनल मतलब नहीं, रिक्रिएशनल मतलब मनोरंजन, घूमना घूमना फिरना, या कहीं पे कुछ कोई इवेंट हो रहा है तो वहां का पास वास मिल गया, ये रिक्रिएशनल फैसिलिटी है, ठीक है। अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग के लिए अगर कोई है तो। लीव ट्रेवल कंसेशन, लीव ट्रेवल कंसेशन सब्जेक्ट टू कंडीशन स्पेसिफाइड इन रूल 10। अब आपको मैं रूल 10 पढ़ाऊंगा, क्या होता है रूल 10, ठीक है। थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आप लोगों को रूल 10 बता रहा हूं क्या होता है। लीव ट्रेवल कंसेशन हो सकता है, ठीक है, इसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर में बता रहा हूं, ठीक है। पहले तो ये समझो लीव ट्रेवल कंसेशन क्या है, एग्जाम्प्ट। रूल 10 में क्या लिखी हुई बात वो भी सुन लो मेरे से।
ट्रैवल इंडिया में होना चाहिए, विदेश में नहीं होना चाहिए। लीव लिखा है, लीव, लीव मतलब छुट्टी लेके रखा है एम्प्लॉई, छुट्टी में क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो उस ट्रैवल का खर्चा कौन उठा रहा है, एम्प्लॉयर उठा रहा है। तो ट्रैवल के दौरान पहले तो एम्प्लॉय छुट्टी में होना चाहिए, उस ट्रैवल का खर्चा कौन ले रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है। ट्रैवल कौन कौन कर सकता है, एम्प्लॉय और उसके फैमिली मेंबर कर सकते हैं। कहां ट्रैवल करेंगे, इंडिया के अंदर, विदेश का नहीं इंक्लूड है। तीसरा, कौन कौन फैमिली मेंबर में कौन कौन आएगा, वो खुद, उसकी स्पाउस और उसके बच्चे। और बच्चों के लिए भी रूल ये है कि बच्चे 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। बच्चे किससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, 2। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है बच्चों में भी, अगर मान लो किसी एम्प्लॉय के 3 बच्चे, एम्प्लॉय के कितने बच्चे, 3, पहली बार में एक बच्चा हुआ था और दूसरी बार जब बच्चे होने वाले थे तो जुड़वा हो गए। आई बात समझ में, फर्स्ट टाइम में सिंगल बच्चा हुआ, दूसरे टाइम में कितने बच्चे हुए, जुड़वा, तो टोटल बच्चे कितने, तो उस केस में भी लीव ट्रैवल दो ही बच्चा मान के चलेंगे। तो लीव ट्रैवल कंसेशन में उस केस में 3 बच्चे अलाउड है। लेकिन फर्स्ट टाइम में ही जुड़वा बच्चे हो गए तो 2 से ज्यादा बच्चों का डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब एग्जेम्पशन नहीं होगा। अरे सोच के देखो ना यार, फर्स्ट में एक ही बच्चा हुआ, सेकंड में जुड़वा हो गए, तो सेकंड में जुड़वा उसकी कंट्रोल में थी क्या चीजें, नहीं थी। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जुड़वा बच्चे हो गए तो सेकंड अटेम्प्ट क्यों मार रहे हो भैया, समझे मेरी बात को, उसको एग्जाम करना है। तो ये कुछ कुछ रूल 10 में इस तरीके की बातें लिखी हुई तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी है। मेडिकल फैसिलिटी, अगर ट्रीटमेंट किया जा रहा है कहां पे, एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में, तो एग्जेम्प्ट। ट्रीटमेंट अगर करवा रहे कहां पे, तो एग्जेम्प्ट। ट्रीटमेंट अगर किसी प्रिस्क्राइब्ड डिजीज का अप्रूव्ड हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं, ट्रीटमेंट कहां करवा रहे हैं, किसी प्रिस्क्राइब्ड बीमारी का अप्रूव्ड हॉस्पिटल में, तो एग्जेम्प्ट। अब प्रिस्क्राइब्ड बीमारी मतलब उसकी कोई लिस्ट बना के रखे होंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले, और अप्रूव्ड हॉस्पिटल मतलब अप्रूवल कौन देता है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स देगा, ठीक है। कमिश्नर अप्रूवल देके रखा है अस्पतालों का कि ये अस्पताल को मैं क्या करता हूँ, अप्रूव्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें ही जाके इलाज करवाओगे, सारे अस्पताल अप्रूव्ड नहीं होते, कुछ अस्पताल। अब यहाँ पर अप्रूवल किसको किसको देता है ना, वहाँ नंबर ऑफ बेड, तो ये फैसिलिटी होनी चाहिए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए, वो ऐसे अस्पताल की कैटेगरी को अप्रूव करके रखते हैं उन लोग, ठीक है। और प्रिस्क्राइब डिजीज की लिस्ट देख लेंगे, अगर ऐसा कुछ है तो एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉयर ने अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया या फिर रीइंबर्समेंट किया है तो एग्जेम्प्ट। रीइंबर्समेंट मतलब और पेमेंट मतलब डायरेक्टली करवा दिया है इसके नाम से इंश्योरेंस, या फिर खर्चा प्रीमियम का एम्प्लॉय ने कर दिया, फिर बाद में एम्प्लॉय को पैसा वापस मिल गया। क्लियर है, हाँ। मेडिकल ट्रीटमेंट कहाँ हो रहा है, एब्रॉड, विदेश में हो रहा है, विदेश में। तो देखो विदेश में जब जाते हैं ना, तो विदेश में तो ट्रैवल का भी खर्चा होता है, और दूसरा वहां रुकने उकने का भी खर्चा होता है, और ट्रीटमेंट का भी खर्चा होता है। विदेश में गए ना तो 3 टाइप का खर्चा होता है, एक तो ट्रैवल का, एक वहां गए इलाज का, और वहां रुकने का, ठीक है। ट्रीटमेंट प्लस स्टे एक्सपेंडिचर, पहले बार में क्या लिखा है, ट्रीटमेंट प्लस स्टे एक्सपेंडिचर ऑफ एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर प्लस 1 अटेंडेंट। मतलब ट्रीटमेंट और स्टे कौन कर रहा है, या तो एम्प्लॉय खुद बीमार है या उसका कोई फैमिली मेंबर वाला बीमार है, ठीक है। प्लस अकेला थोड़ी जाएगा पेशेंट, साथ में कौन लेके जाएगा, अटेंडेंट, ठीक है। तो इनके पीछे ट्रीटमेंट या स्टे का एक्सपेंडिचर हुआ तो एग्जेम्प्ट अप टू एक्सटेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई, हाँ सॉरी, परमिटेड बाय आरबीआई। मतलब आरबीआई है ना, एक अमाउंट बता देगी कि इतना एग्जेम्प्ट रखेंगे, परमिशन ये क्वेश्चन में दिया रहता है, बोल सकते हैं। तो उतना तक एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर का क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। ट्रेवलिंग कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय फैमिली मेंबर प्लस 1 अटेंडेंट, अगर फैमिली मेंबर बीमार है या फिर एम्प्लॉय बीमार है तो उसका ट्रेवलिंग कॉस्ट प्लस एक अटेंडेंट की कॉस्ट, ठीक है। एग्जेम्प्ट हो जाएगा कितना, इफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एम्प्लॉय इज नॉट मोर देन 2 लाख एक्सक्लूडिंग सच एक्सपेंडिचर। ये ट्रीटमेंट और स्टे के लिए है, इसके लिए अलग एग्जेम्पशन है, और ये ट्रेवलिंग कॉस्ट के लिए अलग एग्जेम्पशन है। वहां पे एग्जेम्प्ट तब होगा जब आपकी एम्प्लॉय की जो ग्रॉस टोटल इनकम है 2 लाख रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए, वो खर्चे को छोड़ के।
तो खर्चे को छोड़ के देखना है। खर्चा अगर दे रहा है तो एम्प्लॉयर उसके परक्विजिट में जोड़ेगा कि नहीं, तो खर्चे को छोड़ दो। छोड़ने के अलावा देखना है जीटीआई आपकी 2 लाख रुपए नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो टैक्सेबल हो जाएगा, और नहीं हो रही तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। क्लियर है? बीमार आदमी के साथ में जाने वाला अटेंडेंट, मतलब यहाँ पर बोल सकते सीधा सीधा 2 लोगों की बात हो रही है, एक बीमार प्लस एक अटेंडेंट। वर्क करने थोड़ी गया भाई, इलाज करने गया है वो। और यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात नहीं हो रही है, सारे एम्प्लॉय की बात हो रही है। और ये परक्विजिट वैसा वाला नहीं भाई, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय विदेश में काम कर रहा है उसके लिए है, उसको इससे रिलेटेड मत करो। फैमिली मेंबर में कौन कौन आएगा? स्पाउस मतलब पत्नी या पति, पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, चिल्ड्रन बच्चे, एंड होली और मेनली डिपेंडेंट पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। होली और मेनली मतलब पूरे पूरे उसके ऊपर निर्भर है, उसके पेरेंट्स या फिर सिबलिंग या भाई या बहन। ठीक है। कन्वेंस फैसिलिटी, कन्वेंस फैसिलिटी मतलब क्या होता है? ऑफिस के काम से इधर उधर आने जाने के लिए सिटी के अंदर। रेंट फ्री ऑफिशियल रेसिडेंट टू जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को रेंट फ्री ऑफिशियल रेसिडेंस मिला हुआ है तो एग्जेम्प्ट। रेंट फ्री फर्निश्ड रेसिडेंस टू ऑफिस, टू ऑफिस नहीं ऑफिसर है, सॉरी ऑफिस नहीं है, क्या है? ऑफिसर है। ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट, ये क्या हो जाएगा? या फिर यूनियन मिनिस्टर या फिर अ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट, ये एग्जेम्प्ट। कन्वेंस फैसिलिटी टू जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये सब जो परक्विजिट अपन देखे ना, सब क्या है? एग्जेम्प्ट फॉर ऑल है, एग्जेम्प्ट फॉर ऑल। क्लियर है? तो ये हो गया भाई परक्विजिट्स पूरे। अलाउंस से ज्यादा खतरनाक था ना। अलाउंस तो भाई ये देखो एक पेज में खत्म हो गया है, अलाउंस तो इतना ही है बस, सॉरी ये अलाउंस है, देखो ये इतना ही है। ठीक है। परक्विजिट यहां से चालू हुआ है, इतने सारे जगह लेके रखा है। ठीक है। अब इसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, ज्यादा बड़ा नहीं छोटा सा है, और डिडक्शन में क्या क्या मिलता है वो। फिर हमारा रूल वाला का पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर आप लोगों को रूल रिवाइज करना है, फिर हम धड़ाधड़ क्वेश्चन बनाना चालू करेंगे। ठीक है। हाँ चलो क्लास ओवर, फिर नेक्स्ट